सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड क्लास 7 जो थी जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट को लेकर उसके थ्योरी लेक्चर जो है पार्ट ए भी जो है अपलोड हो चुका है। अमेंडमेंट जो है पार्ट ए की वो भी अपलोड हो चुकी हैं और पार्ट बी जो है वो अमेंडेड वर्जन में ही अपलोड जो है वो कल हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यूएस जो रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 को लेकर उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश सोसाइटी लास्ट फॉर पीरियड ऑफ हाउ मेनी टाइम, ठीक है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कोई भी नई अगर फ्रेश सोसाइटी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है तो रजिस्ट्रार जो है उसे एक पीरियड के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, यानी उसको प्रोविजनली रजिस्टर करता है पहले, और उस पीरियड के बाद अगर वो क्राइटेरियाज वगैरह को क्वालिफाई करती है तो फिर उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है उसको परमानेंट रजिस्टर किया जाता है। तो आपको बताना है जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का पीरियड जो है वो कितना रहता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये नीचे हैशटैग में ऑप्शन जो है वो लिखा है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो हैशटैग सी है, इट मीन सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, यानी 6 महीने, ठीक है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी फ्रेश सोसाइटी को वो 6 महीने तक मिलती है, और 6 महीने के बाद अगर वो क्राइटेरियाज वगैरह को फॉलो करता है तो उसको फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रार की वजह से तरफ से वो मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड पोजेस मिनिमम एज प्रेस्क्राइब एज, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए अगर वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो ठीक है। तो हैशटैग बी है, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है, दैट इज़ 18 ईयर। तो 18 साल का होना चाहिए इंसान, तभी वो जो है किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन केस ऑफ टाई इन वोट इन डिसाइडिंग एनी अफेयर ऑफ द सोसाइटी हु पोजेस द राइट ऑफ एडिशनल वोट कास्टिंग राइट टू ब्रेक द डेडलॉक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी कोई भी मीटिंग हो रही है जिसमें किसी डिसीजन पर वोटिंग जो है वो होनी है, और मान लीजिए कि बराबर वोटिंग जो है, हाँ में भी उतने ही वोट गए हैं और ना में भी इतने ही वोट गए हैं, वोटिंग जो है वो टाई हो गई है किसी डिसीजन को लेकर। तो अब उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सोसाइटी में कौन सा इंसान होगा जिसको कि एक एडिशनल वोट कास्ट करने का अधिकार दिया गया है ताकि वो डेडलॉक जो है वो टूट सके। तो जैसा कि मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था, आंसर है सी, दैट इज़ चेयरमैन सोसाइटी का, ठीक है। जो भी सोसाइटी का चेयरमैन रहेगा उसको एक एडिशनल वोट कास्ट करने का अधिकार मिलता है अगर कोई भी डिसीजन जो है जिसमें अगर कोई वोट जो है वो टाई हो जाए और डेडलॉक आ जाए, तो उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए चेयरमैन को एक एडिशनल वोट का अधिकार जो है वो इस एक्ट के अंदर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्टेड कमेटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जो इलेक्टेड कमेटी रहती है सोसाइटी की, उसकी टर्म जो है वो कितनी रहती है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। तो आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन, दैट इज़ 3 साल, ठीक है। तो 3 साल जो है वो इसकी टर्म रहती है, और 3 साल के 3 साल ख़त्म होने से 90 दिन पहले, यानी 3 महीने पहले ही इनको जो है वो नई कमेटी के इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ते हैं, ताकि इनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले पहले ही जो है नई कमेटी उसका गठन हो जाए, ताकि जब भी इनका टेन्योर पूरा हो तो जो है उसको दूसरी कमेटी जो है वो उसको फॉलो करे साथ साथ, ठीक है। तो बीच में गैप कोई नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन कमेटी ऑफ एन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एन है, इसको टिक कर लीजिएगा प्लीज़, कुछ गलतियां जो हैं वो हो जाती हैं टाइपिंग के टाइम। तो ये क्वेश्चन है कि जो कमेटी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें वीमेंस जो हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। अगर वीमेंस जो हैं उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनके लिए कुछ नंबर ऑफ़ सीट जो है रिजर्व रखी जाती हैं। तो कितनी सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो कमेटी इलेक्ट होनी है उसमें। तो आंसर इसका रहेगा ए, दैट इज़ एक सीट जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व रखी जाती है। और याद रखिएगा जी, 2 सीटें जो हैं वो एसटी एससीज़ के लिए या फिर बैकवर्ड क्लासेस के अगर कोई मेंबर हैं वहाँ पर, तो उनके लिए 2 सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, और एक सीट जो रिजर्व रखी जाती है वीमेंस के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर छठा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कैन गवर्नमेंट नॉमिनेट इन द कमेटी इफ़ इट होल्ड एनी शेयर इन दैट सोसाइटी। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्ड कर रही है तो वो मैक्सिमम अपनी तरफ से कितने मेंबर्स जो हैं उसकी कमेटी में नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, एक तो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, वो मेंबर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ मेंबर उन्हें नॉमिनेट कर सकती है। तो कितने मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकती है गवर्नमेंट? तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सी रहने वाला है, यानी या तो तीन, मैक्सिमम तीन नंबर जो हैं वो तीन टोटल मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकती है, या फिर अगर कमेटी के ज़्यादा मेंबर हैं तो उसके 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, जितने कमेटी के टोटल मेंबर रहेंगे उसके 1/3 नंबर जो हैं वो नॉमिनेट कर सकती है, जो भी लेस होगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका सी के इधर ए और बी, यानी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो भी कम रहेगी उतना नंबर जो है गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ सुपर सेशन ऑफ अ कमिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड वर्क इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ। ठीक है, सुपर सेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट कर जाती है, काम अच्छे से नहीं कर रही है, अपना नेग्लिजियंस कर रही है ड्यूटी में, तो उसको हटाकर रजिस्ट्रार जो है उसकी जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर देगा। तो जो सुपर सेशन के केस में रजिस्ट्रार किसी कमेटी को हटाकर उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर का इनिशियल पीरियड जो है वो कितना रहता है इस एक्ट के अंदर। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है उसके मुताबिक आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी 2 महीने के लिए। ठीक है, पहले जो है इसको 6 महीने के लिए रखा जाता था, लेकिन फिर अमेंडमेंट जो हुए हैं उसके मुताबिक अब कहा जाता है कि इसको इनिशियली सिर्फ 2 महीने के लिए आप रख सकते हैं, और कोशिश कीजिए इन 2 महीने के अंदर अंदर नई कमेटी के इलेक्शन हो जाए, नई कमेटी जो है वो टेक ओवर कर ले। लेकिन किसी वजह से अगर नहीं हो पाए तो इस कमेटी का पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक एक्सटेंड किया जाता है, और अगर 1 साल तक भी इलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको 1 साल और देंगे, और टोटल जो है इसका पीरियड वो 2 साल तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। 2 साल में फिर कैसे भी करके इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे नई कमेटी के गठन के लिए। ठीक है, तो इनिशियल पीरियड 2 महीने का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी एडेड बाय ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी टू द रिजर्व फंड। ठीक है, तो सोसाइटी जो है हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो नेट प्रॉफिट रहता है उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व फंड में भी रखना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना जो है हिस्सा एटलीस्ट रिजर्व फंड में रखना चाहिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है ज़रूर छूट है, उनको एक्सपेक्ट उनको हम छोड़ कर कहते हैं, इसलिए हमने ऑलमोस्ट लिखा है, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, वो अपना रिजर्व फंड में नहीं भी रखना चाहें पैसा तो नहीं रख सकती। ठीक है, उनकी अपनी चॉइस रहती है। लेकिन उनके अलावा जितनी भी सोसाइटीज़ रहती हैं उनको नेट प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो रिज़र्व फंड में रखना पड़ता है, ताकि कल को अगर कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आए तो इस पैसे का इस्तेमाल करके उस क्राइसिस से निपटा जा सके। तो इसका आंसर रहेगा 25%, ऑप्शन सी है, यानी 25% पैसा जो है वो इनको रिज़र्व फंड में रखना पड़ता है, और बाकी जो होगा वो फिर आप डिविडेंड दीजिए, बोनस दीजिए, जो मर्ज़ी दीजिए, वो आपके अपने पर डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। लिक्विडेटर का मतलब आपको पता ही है कि मान लीजिए जब सोसाइटी की वाइंडिंग अप हो जाती है, उसको बेचने का वक्त आ जाता है, तो रजिस्ट्रार एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, और वो लिक्विडेटर ही जो है सारी प्रॉपर्टी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसे सीज करता है एंड उसे सेल करता है, और जितना भी पैसा आता है उसे क्रेडिटर वगैरह में बांटता है। तो वो जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा वाइंडिंग अप, सोसाइटी की वाइंडिंग अप के लिए, उसको कितने देर में वाइंडिंग अप की प्रोसेस जो है उसे फाइनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका रहेगा बिल्कुल 6 महीने जो है, यानी 6 महीने के अंदर जब भी उसे अपॉइंट किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसे पूरी प्रोसेस जो है वाइंडिंग अप की, पूरी प्रोसेस जो है लिक्विडेशन की, उसे कंप्लीट करना पड़ता है, और रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन किसी वजह से अगर वो नहीं कर पाता तो फिर उसको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाता है, अगर किसी कारणवश वो जो है कंप्लीट ना कर पाए प्रोसेस, और रजिस्ट्रार को लगे कि इसके रीजंस जेन्यून हैं, तो उसका पीरियड जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन इनिशियल पीरियड उसका 6 महीने का रहता है।
उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है डिबेंचर इशू बाय हाउसिंग कोऑपरेटिव शैल हैव मैक्सिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग देन। जो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था 13 चैप्टर में पढ़ा था हमने हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स जो हैं वो डिबेंचर इशू करते थे। उससे पहले हमने चैप्टर 12 में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को भी पढ़ा था कि वो भी डिबेंचर इशू करते हैं। दोनों के डिबेंचर का टाइम पीरियड जो है वो अलग रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउसिंग कोऑपरेटिव्स जो हैं जो डिबेंचर इशू करते हैं उनका पीरियड कितना रहता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बैंक का नहीं पूछा जा रहा है, डिबेंचर पूछे जा रहे हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के। तो इनका जो है वो बिल्कुल डी ऑप्शन जो है, यानी 25 साल का इनका टाइम पीरियड रहता है जो भी डिबेंचर जो है वो इशू करते हैं। और जो एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक रहता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, वो जो डिबेंचर इशू करते हैं उनका टाइम पीरियड जो है वो 20 साल का रहता है, ठीक है। 20 साल मैक्सिमम पीरियड रहता है, इससे ऊपर का ये इशू नहीं कर सकते, कम जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही है। तो बाकी जो है थ्योरी में सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट जितना भी था वो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बाहर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बीच में अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है मेरी तरफ से, तो इस पीडीएफ के बीच से ही आप जो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो मैंने हाईलाइटेड वर्जन में आपको पढ़ाया भी है, कराया भी है। कुछ बीच में हाईलाइटेड अगर नहीं है तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है इस एक्ट के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बन रहेगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम जल्द लाएंगे। देखते रहिए एडवर्ड पिंक्स।